हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की परीक्षा जो कि 19 अक्टूबर 2022 को हुई थी, तो उसके हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो आगे के क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक समुच्चय अथवा संयोजन जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं, तो उनको किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें अंतः समूह कहा जाता है, या संदर्भ समूह कहा जाता है, या अर्ध समूह कहा जाता है, या सांस्कृतिक समूह कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें अर्ध समूह के रूप में जाना जाता है, यानी क्वासी ग्रुप के रूप में उनको जाना जाता है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वासी ग्रुप क्या है और ये समुच्चय क्या है, समुच्चय सामाजिक समुच्चय क्या है, सामाजिक श्रेणी क्या है और सामाजिक समूह क्या है। तो इनको हम तीनों को अलग अलग देख लेंगे, तभी हम इसको ईजिली समझ पाएंगे। तो सामान्यतः जो है मानव प्राणियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से सृजित मनुष्यों का संग्रह ही समूह है। समूह किसे कहते हैं? कि जो मानव प्राणियों के बीच जो उनके बीच जो संबंध पाए जाते हैं, उससे सृजित जो मनुष्यों का संग्रह होता है, उसे हम समूह कहते हैं। तो जैसे विद्यार्थी समूह, शिक्षक समूह, श्रमिक समूह, ये सब क्या हैं? ये सब समूह के उदाहरण हैं। तो समूह से जो 3 प्रकार की अवधारणाओं का जन्म होता है, जो ये ग्रुप होता है, जो सामाजिक समूह होता है, उससे 3 प्रकार की अवधारणाओं का जन्म होता है। तो वो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? तो उसमें पहली अवधारणा है सामाजिक समुच्चय। सामाजिक समुच्चय जिसको जिसको इंग्लिश में सोशल एग्रीगेट कहते हैं, सामाजिक समुच्चय। और दूसरी अवधारणा जो जन्म लेती है, उसे सामाजिक श्रेणी कहते हैं, जिसे कि सोशल कैटेगरी कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरी अवधारणा सामाजिक समूह, जिसे सोशल ग्रुप कहते हैं। तो ये जो है समूह से 3 प्रकार की अवधारणाओं का जन्म होता है। जो समूह बनता है मनुष्यों का, उससे 3 प्रकार की अवधारणाओं का जन्म होता है। तो जो ये सामाजिक समुच्चय है, सामाजिक समुच्चय जिसे सोशल एग्रीगेट कहते हैं इंग्लिश में, तो ये इससे क्या तात्पर्य है? सामाजिक समुच्चय किसे कहते हैं, हम समझ लेते हैं कि सामाजिक समुच्चय लोगों का एक सामान्य संकलन या संग्रह है। समुच्चय जो है वो लोगों का एक सामान्य संकलन या संग्रह है, जो किसी स्थान पर एक समय में इकट्ठा होते हैं। क्वेश्चन बना है और बन भी सकता है कि सामाजिक समुच्चय किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा। तो जब हम सामाजिक समुच्चय के बारे में जानेंगे, तभी हम सही ऑप्शन को पकड़ पाएंगे। तो सामाजिक समुच्चय किसे कहते हैं? कि समुच्चय लोगों का एक सामान्य संकलन या संग्रह है, जो किसी स्थान पर एक समय में इकट्ठा होते हैं और उनमें आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम क्या बताते हैं कि जैसे स्टेशन, जैसे बस स्टेशन हुआ, तो वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा होती है, जैसे रेलवे स्टेशन, वहाँ पर इकट्ठा जो भीड़ होती है। और जो कहीं पर एकत्रित जन समूह होता है, कहीं कुछ आयोजन या प्रोग्राम रहता है, तो वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन सब को सामाजिक समुच्चय कहा जा सकता है। और ऐसे समूह को, ऐसे ही जो ये सामाजिक समुच्चय है, जैसे रेलवे स्टेशन की भीड़ हुई, बस स्टेशन की भीड़ हुई, तो इनमें तो कोई आपस में संबंध नहीं होता है, आपस में एक दूसरे को कोई नहीं जानता है और ना ही इनके बीच कोई सामाजिक संबंध होता है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक समुच्चय कहते हैं। और इसी सामाजिक समुच्चय को, इसी सोशल एग्रीगेट को, जो जिन्स बर्ग महोदय हैं और टीबी बाटोमोर हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि क्वासी ग्रुप जो इसमें है, ये अर्ध समूह। तो क्वासी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जिन्सबर्ग और टीबी बाटोमोर ने क्वासी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसी सामाजिक समुच्चय को जिन्सबर्ग और बाटोमोर ने क्वासी ग्रुप कहा है। तो क्वासी ग्रुप को भी हम जान लेते हैं कि क्या है। तो अर्ध समूह या क्वासी ग्रुप से हमारा तात्पर्य है कि समाज में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनमें समूह के कुछ लक्षण पाए जाते हैं।
समाज में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनमें जो सामाजिक समूह हमारा होता है उसके कुछ लक्षण पाए जाते हैं। पूरी तरीके से सारे लक्षण नहीं पाए जाते हैं सामाजिक समूह, कुछ लक्षण पाए जाते हैं जो क्वासी ग्रुप होते हैं उसमें सामाजिक समूह के कुछ लक्षण पाए जाते हैं तथा कुछ का अभाव होता है। तो जैसे इसमें पूर्ण संगठन नहीं पाया जाता, क्वासी ग्रुप में क्या होता है कि इसमें पूर्ण संगठन नहीं पाया जाता है और इसके सदस्य एक दूसरे के प्रति कम जागरूक होते हैं। जैसा कि सामाजिक समूह में संगठन पाया जाता है, एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अर्ध समूह में क्या होता है, इसमें संगठन नहीं पाया जाता है और इसके सदस्य एक दूसरे के प्रति कम जागरूक होते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि परिस्थिति समूह जो स्टेटस ग्रुप होता है तो उसको अर्ध समूह की कैटेगरी में रखा जा सकता है कि जैसे बहुत लोगों की एक समान स्टेटस होता है, समान पद होता है, तो ऐसे लोगों का समूह अर्ध समूह के रूप में रखा जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल हम आयु वर्ग ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे एग्जाम्पल दिया रहेगा और पूछ लेगा कि इनमें से क्वासी ग्रुप के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो परिस्थिति समूह हुआ, ये भी क्वासी ग्रुप के उदाहरण हैं। आयु वर्ग मतलब एक समान आयु के लोग कहीं पर एकत्रित हुए हैं तो उनको भी क्वासी ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। यौन वर्ग मतलब एक ही यौन से संबंधित जैसे कोई लड़का है या लड़की है तो इन लोगों का कहीं ग्रुप है तो उन्हें भी क्वासी ग्रुप के अंतर्गत रखा जा सकता है। महिला समूह, कहीं महिलाओं का समूह एकत्रित हुआ हो तो उनको भी क्वासी ग्रुप के अंतर्गत रखा जा सकता हो। भीड़ भी क्वासी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जो कहीं इकट्ठा भीड़ हुई हो तो वो भी क्वासी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो हैं इससे हम क्वासी ग्रुप को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब क्वासी ग्रुप कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऐसा समूह होता है जिसमें भविष्य में कोई संबंध बनने की संभावना होती है कि मतलब क्या पता भविष्य में सामाजिक समूह की तरह कोई समूह बन जाए, तो ये इसको भविष्य मूलक समूह कह सकते हैं क्वासी ग्रुप को। अच्छा है, क्वासी ग्रुप से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना था कि आरपीएससी का, हाँ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वासी ग्रुप से बना था, क्वेश्चन बना था कि अर्ध समूह को दो भागों में किसने वर्गीकृत किया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वासी ग्रुप की अवधारणा जो है टीबी बाटोमोर और जिन्सबर्ग ने दिया है तो हम वहाँ पे इन्हीं को समझ सकते हैं। लेकिन अर्ध समूह को दो भागों में किसने बांटा था, तो दो भागों में एक थे एजी मेयर, हाँ तो उनके दो भागों का वर्गीकरण पूछा था कि अर्ध समूह को दो भागों में वर्गीकृत किया, आंतरिक दो भागों में बांटा, एक वर्गीकृत और दूसरा आंतरिक। तो ये किसने बांटा है, क्वासी ग्रुप को वर्गीकृत और आंतरिक में किसने बांटा है, तो ये जो है एक एजी मेयर हैं, एजी मेयर महोदय, एसी मेयर लिखा था इनका नाम, एसी मेयर। तो इन्होंने क्वासी ग्रुप को वर्गीकृत और आंतरिक में इन्होंने बांटा था। तो अभी तो हमने जो सामाजिक समूह से तीन प्रकार की अवधारणाएं उत्पन्न हुई थी तो उसमें हमने सोशल एग्रीगेट यानी सामाजिक समुच्चय को पढ़ा, जो सामाजिक समुच्चय के अंतर्गत सामाजिक समुच्चय को ही टीबी बाटोमोर और जिन्सबर्ग ने क्वासी ग्रुप कहा था। तो अगला वर्गीकरण हम देखेंगे सामाजिक श्रेणी यानी कि सोशल कैटेगरी। तो सोशल कैटेगरी किसे कहते हैं इसे भी हम जान लेते हैं कि सोशल कैटेगरी किसे कहते हैं, सामाजिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो सामाजिक श्रेणी किसे कहते हैं, किसी समान मतलब जो किसी समान शिक्षा या आय वाले व्यक्तियों का समूह होता है उसे हम सामाजिक श्रेणी कहते हैं। तो जैसे शिक्षक समूह, विद्यार्थी समूह, क्लर्क समूह, जो कि मतलब जिनकी समान शिक्षा हो, जैसे मतलब एक समान मतलब जो लोग हों ग्रेजुएट हैं तो सारे लोग ग्रेजुएट ही होंगे। तो ऐसे समान शिक्षा वाले व्यक्ति या समान आय वाले व्यक्ति मतलब जिनकी इस इनकम जो होती है वो मतलब समान हो, तो ऐसे लोग। और जो
समान शिक्षा समान आय वाले व्यक्तियों का समूह जो है उसे सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो जैसे शिक्षक समूह हुआ और विद्यार्थी समूह हुआ या क्लर्क समूह हुआ, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब सोशल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। और सामाजिक समूह किसे कहते हैं? तो तीसरा जो अवधारणा उत्पन्न होती है सामाजिक समूह के अंतर्गत, तो तीसरी अवधारणा सोशल ग्रुप उत्पन्न होती है। तो सोशल ग्रुप जिसे सामाजिक समूह कहते हैं, तो ऐसा समूह संग्रह जिनमें किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। जो सामाजिक समूह है इसमें किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, जिसमें एक निश्चित संगठन का जन्म होता है। तो जो ये सामाजिक समूह होता है इसमें किसी न किसी प्रकार का संगठन पाया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि सामाजिक समुच्चय में किसी प्रकार का संगठन नहीं पाया जाता है और ना ही उनमें किसी प्रकार के मतलब एक दूसरे के को कोई जानते हैं। और सामाजिक श्रेणी में हमने देखा कि उसमें समान आय समान शिक्षा वाले व्यक्तियों को सामाजिक श्रेणी में रखा जाता है। तो जैसे शिक्षक समूह, विद्यार्थी समूह, क्लर्क, ये सब सामाजिक सोशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ये सामाजिक समूह है इसमें किसी न किसी प्रकार का संबंध व्यक्तियों में पाया जाता है और इसमें एक निश्चित संगठन का जन्म होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का एकीकृत संग्रह जिनके बीच पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, तो उनको हम सामाजिक समूह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? जो सिंथेटिक स्कूल है, जो समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत दो संप्रदाय बटे हुए हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो जो समन्वयात्मक संप्रदाय हैं उनसे संबंधित कौन नहीं है? तो इमाइल, दुर्खीम, पेट्रिन, सोरोकिन, जिन्सबर्ग, एफ टॉनीज। तो हमारा आंसर होगा एफ टॉनीज, फर्नांडिस टॉनीज। ये जो है ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बल्कि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो थोड़ा सा हम समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक के बारे में भी जान लेते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो संप्रदायों में बांटकर विद्वानों ने अध्ययन किया है। समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसको समझने के लिए दो संप्रदायों में विद्वानों ने बांटकर अध्ययन किया। तो पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय और पहला स्वरूपात्मक संप्रदाय जिसे फॉर्मल स्कूल कहा जाता है और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय जिसे सिंथेटिक स्कूल कहा जाता है। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसके जनक जॉर्ज सिमेल को जानते हैं हम लोग, और जो समन्वयात्मक संप्रदाय है इसके जनक सोरोकिन हैं। तो इनमें भी ऐसे विद्वानों के नाम दे दिए जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है तो इसमें एक अलग दे दिया गया है। तो ऐसे स्वरूपात्मक का भी पूछ लेगा, सारे स्वरूपात्मक रहेंगे और एक इसमें से दे देंगे समन्वयात्मक के। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से स्वरूपात्मक से संबंधित है और कौन कौन से समन्वयात्मक से संबंधित है। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उससे संबंधित वीरकांत हैं, बानबीज हैं, टानीज हैं, बेबर हैं, बर्गेस हैं, रिचर्ड है, स्मॉल हैं, बुगल हैं, रास हैं, पार्क बर्गेस। वीरकांत, बानबीज, टानीज, बेबर, बर्गेस, रिचर्ड, स्मॉल, बुगल, रास, पार्क बर्गेस। तो ये सब जो हैं ये सब स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। इन विद्वानों के नामों को हमको याद कर लेना है एकदम से। और समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से विद्वान हैं? तो दुर्खीम हैं, हाबहाउस हैं, सोरोकिन हैं, प्रोफेसर हैज हैं, जिन्सबर्ग हैं, वार्ड हैं, प्रोफेसर मैकी हैं, मोटवानी हैं। तो जहाँ तक हम लोग दुर्खीम, हाबहाउस, सोरोकिन इनको जानते थे, जिन्सबर्ग को, लेकिन इसमें और 3 नाम ऐड कर लीजिए कि प्रोफेसर हैज भी है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित, और वार्ड महोदय समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, और प्रोफेसर मैकी ये भी समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, और मोटवानी। तो ये सब जो हैं ये सब समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। अच्छा, स्वरूपात्मक या विशेषात्मक या विशिष्टवादी संप्रदाय जिसे कि फॉर्मल स्कूल कहा जाता है, इंग्लिश में एक ही नाम याद करना है, बाकी हिंदी में कई कई नाम दे दिए जाते हैं, स्वरूपात्मक, विशेषात्मक, विशिष्टवादी, यथारूपेण। तो मतलब इसके हिंदी में कई नाम हैं, समझने मुश्किल होगा, बाकी इंग्लिश में फॉर्मल स्कूल हम लोग याद करेंगे। तो अधिकांश विद्वान जो फॉर्मल स्कूल के हैं, अधिकांश विद्वान कहाँ के हैं? ये सब जर्मनी के हैं। जो इसमें से हैं अधिकांश जो विद्वान हैं ये सब जर्मनी के हैं। तो फॉर्मल स्कूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये विद्वान समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानते हैं। ये जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग हैं
फॉर्मल स्कूल से रिलेटिव जितने भी विद्वान हैं तो ये समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानते हैं। और ये लोग समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को प्राकृतिक विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ही मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान है वैसे ये समाजशास्त्र भी है, जो प्राकृतिक विज्ञान और अन्य सामान्य विज्ञान है तो उसी तरह ये लोग सोशियोलॉजी को भी मानते हैं। और ये समाजशास्त्र का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। और ये लोग जो हैं ये स्वरूपात्मक संप्रदाय फॉर्मल स्कूल के लोग हैं, ये समाजशास्त्र को एक विशिष्ट एवं निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, ऐसी बात ये करते हैं कि समाजशास्त्र का एक विशिष्ट एवं निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। तो ये सभी और समाजशास्त्र एक विश्लेषणात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है और समाजशास्त्र एक विश्लेषणात्मक विज्ञान है। तो ये सब जो हैं ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारकों का कहना है समाजशास्त्र के बारे में। तो जो इसके स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक जॉर्ज सिमेल हैं, ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार रेखा गणित, जो सिमेल हैं जॉर्ज सिमेल, तो ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार रेखा गणित में भौतिक वस्तुओं की अंतर वस्तु का नहीं, मतलब जिस प्रकार रेखा गणित जो ज्योमेट्री सब्जेक्ट होता है, तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार रेखा गणित में भौतिक वस्तुओं की अंतर वस्तु का मतलब कंटेंट का मतलब है यहाँ पे, तो कहते हैं कि जिस प्रकार अंतर वस्तु का नहीं वरन उसके स्थान संबंधी स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र का क्षेत्र भी सामाजिक संबंधों और क्रियाओं का नहीं वरन उनके स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। तो ऐसा कहना जॉर्ज सिमेल का है। ये रेखा गणित से समाजशास्त्र के को रेखा गणित के आधार पर रखकर उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन बन भी सकता है कि मतलब रेखा गणित के या ज्योमेट्री से तुलना कौन करते हैं, कौन संप्रदाय के लोग करते हैं या कौन करते हैं, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग रेखा गणित के आधार पर समाजशास्त्र को मानते हैं। और जॉर्ज सिमेल उसके जनक हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के। और इनके अनुसार, जॉर्ज सिमेल के अनुसार, ये क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंध के दो स्वरूप होते हैं। जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंध के दो स्वरूप होते हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। तो ये सूक्ष्म और स्थूल की बात जॉर्ज सिमेल करते हैं। ये भी हमें जान लेना है कि सामाजिक संबंध के दो स्वरूप सूक्ष्म और स्थूल की बात कौन करते हैं, तो वो जॉर्ज सिमेल करते हैं। अच्छा, वीरकांत ये भी स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। तो ये क्या कहते हैं, इनका भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनता है तो हमें उनको देख लेना चाहिए। तो वीरकांत क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्य को एक दूसरे से बांधते हैं। वीरकांत क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्य को एक दूसरे से बांधते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है ये वीरकांत महोदय देते हैं, इसको याद कर लीजिए। और टानीज क्या कहते हैं, टानीज जो है ये भी स्वरूपात्मक संप्रदाय के संबंधित हैं। तो ये क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाने के पक्षधर थे। ये टानीज जो थे, फर्नांडिस टानीज, ये समाजशास्त्र को, जो यहाँ ऑप्शन में भी हैं, तो ये समाजशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान मानने के पक्षधर थे। और वॉनबीज ये भी क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मानते हैं। ये बॉनबीज जो है ये सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मानते हैं। और इन्होंने सामाजिक संबंधों को 650 प्रकारों में बांटा है। बॉनबीज ने सामाजिक संबंधों के 650 प्रकारों में इन्होंने बांटा है। हमारा अगला क्वेश्चन है 33। नीचे दो कथन हैं। नीचे दो कथन दिए हैं तो उनको हमें बताना है कि द्रुतिका यानी कि कैश मेमोरी जो होती है एक, तो यादृच्छिक या अधिगम स्मृति की अपेक्षा तीव्र होती है।
यादृच्छिक अधिगम, जिसको इंग्लिश में रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, तो उसकी अपेक्षा तीव्र होती है। तो क्या ये कथन सही है? और यादृच्छिक अधिगम स्मृति द्युतिका कैश स्मृति की अपेक्षा प्रोसेसर के अधिक निकट होती है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे है। अब इसमें बताना है कि दोनों सही हैं, या एक सही है, या एक गलत है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, पूरा नहीं आ पा रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें कथन फर्स्ट जो है वह सत्य है, लेकिन कथन सेकंड जो है वह असत्य है। ये जो है कथन फर्स्ट सत्य है, लेकिन कथन सेकंड असत्य है। तो ये कंप्यूटर से भी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो नॉर्मल जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, और ये कंप्यूटर से रिलेटिव नेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण है ये मेमोरी के बारे में, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो कैश मेमोरी दी है, कैश स्मृति हिंदी में लिखा गया है, तो जो ये कैश मेमोरी है ये सबसे तेज़ मेमोरियों में से एक है। क्वेश्चन बन भी जाता है कि इसे मतलब दिया रहेगा कि उनको सीक्वेंस बताना रहेगा कि सबसे तेज़ कौन है, और उसके बाद कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन नेट में बनते हैं, नेट के एग्ज़ाम में। तो जो सबसे तेज़ मेमोरी है, जो फास्ट मेमोरी होती हैं, उनमें कैश मेमोरी का नाम आता है। ये दूसरे नंबर की कैश मेमोरी है, जो फास्ट मेमोरी है। तो यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है, या क्या करती है? जो कैश मेमोरी है, ये कैश मेमोरी क्या करती है कि जो मुख्य मेमोरी होती है, यानी कि मेन मेमोरी होती है, और सीपीयू जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, तो उनके बीच में एक बफर के रूप में कार्य करती है। मतलब उनके बीच में रहती है और एक बफर के रूप में कार्य करती है। तो कैसे कार्य करती है? यह सीपीयू की गति के साथ तालमेल बिठाती है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसकी गति जो होती है उसके साथ वो तालमेल बना के चलती है ये कैश मेमोरी। तो वह उनके साथ तालमेल बिठाती है, और यह उन डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है जिन्हें सीपीयू अधिक बार उपयोग करता है। जो सीपीयू होता है उन डेटा को, जिन डेटा को वह सबसे ज़्यादा बार उपयोग करता है, उसे या उसको अपने पास ये रख लेती है। जो ये कैश मेमोरी ये क्या करती है कि जब जान जाती है कि सीपीयू इन डाटा को अधिक बार ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो वह उन डेटा को अपने पास रख लेती है। कि जिससे कि क्यों अपने पास रख लेती है? तो ताकि जो मतलब बार बार मुख्य मेमोरी तक पहुंचने की आवश्यकता ना रहे सीपीयू को। इसलिए क्योंकि मुख्य मेमोरी तक सीपीयू को पहुंचने में जो टाइम लगता है, तो उसकी औसत समय को कम करने के लिए जब ये कैश मेमोरी अपने पास रख लेती है उस डेटा को, तो उसकी औसत समय जो टाइम लगता है उसको मेन मेमोरी में जाने पर सीपीयू को मेन मेमोरी तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये बीच में ही रहती है। कैसे मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रहती है। तो जब जानती है कि सीपीयू इन डाटा का अधिक बार प्रयोग करता है, तो कैसे अपने पास रख लेती है और सीपीयू को वहाँ तक नहीं जाने देती है, यहीं बीच में ही ये उसको वो डाटा प्रदान कर देती है, जिससे कि उसका समय बच जाता है। तो इसे मुख्य मेमोरी व सीपीयू के बीच रखा जाता है। जैसा कि हमने बताया कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में कैसे मेमोरी रहती है। और इसके अलावा किसी भी डेटा के लिए सीपीयू पहले सीपीयू क्या करता है कि कोई भी डाटा जब उसको लेना रहता है तो वह मेन मेमोरी में नहीं जाता है। पहले वह कैश मेमोरी की ही जांच करता है, पहले वहाँ जांच करता है, जब उसको वहाँ पर वो डेटा नहीं मिलता है तब वह मेन मेमोरी में जाता है। तो इसलिए जो ये कैश मेमोरी है ये एक बफर का काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी
के बीच में एक बफर का काम करती है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई मोहल्ले की दुकान है, तो जब वह दुकानदार जान जाता है कि यह व्यक्ति रोज़ आता है और उसको इसी चीज़ की आवश्यकता है, वो रोज़ हमारे यहाँ से दूध का पैकेट लेके जाता है, तो वह अपने अपने यहाँ वह दूध अवेलेबल रखेगा कि जिससे वो व्यक्ति आए और हमारे यहाँ उसको मिल जाए। तो जब हम जाएंगे वहाँ, जब हमको मोहल्ले में ही मिल जा रही है, तो हम क्यों मार्केट में जाएंगे? तो जो मार्केट में जाएंगे, जो हमारा समय लगेगा, तो वो हमारा समय बच जाएगा। तो वही काम ये कैश मेमोरी करती है, एक छोटे दुकानदार के रूप में बीच में ही रहती है और सीपीयू को वहाँ मार्केट तक नहीं जाने देती, ताकि उसका समय ना लगे। और उसको जो डेटा जान जाती है कि ये बार बार इसका उपयोग करता है, इसको रोज़ इसकी आवश्यकता है इस डेटा की, तो वह अपने पास रख लेती है। और सीपीयू भी क्या करता है कि जब वो सोचता है कि हमको नज़दीक ही मिल जाता है, तो वह पहले मोहल्ले की दुकान पे जाएगा। अगर जब उसको नहीं मिलता है, तब वह मेन मेमोरी के पास जाएगा, यानी कि मार्केट में जाएगा। तो ये काम ये कैश मेमोरी करती है। और ये कैश मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक कैश होती है और एक द्वितीयक कैश होती है। तो ये तो कथन सही है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये रैम क्या है। ये जो यहाँ पर दिया है, यादृच्छिक अधिगम स्मृति, जिसको कि रैम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसको यादृच्छिक अधिगम स्मृति द्रुतिका। तो इसको भी हम जान लेते हैं कि क्या है ये रैम रोम। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं। तो आज हम रैम के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। तो यह क्या है? यह एक कंप्यूटिंग डिवाइस में हार्डवेयर है। यह क्या है? यह जो कंप्यूटिंग डिवाइस होता है उसमें एक हार्डवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और वर्तमान उपयोग में आने वाले किसी भी अन्य डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करता है। पहली बात तो इससे ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि रैम अस्थाई है, परमानेंट स्टोरेज है, या अस्थाई है। तो ये जान लीजिए कि ये अस्थाई भंडारण, ये स्टोरेज है, मतलब ये अस्थाई या परमानेंट नहीं रहती है, ये अस्थाई रहती है। तो यह जो है अस्थाई भंडारण प्रदान करता है, ताकि वह डिवाइस के प्रोसेसर के लिए तुरंत उपलब्ध हों। और प्रोसेसर जो है कैश या अन्य मेमोरी प्रकारों के विपरीत रैम को अक्सर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसको रैम को अक्सर कंप्यूटर की मुख्य यानी कि मेन मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो रैम को कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का हिस्सा माना जाता है। पूछ ले कि मतलब प्राथमिक मेमोरी में आता है या सेकेंड मेमोरी में आता है रैम, तो इसको कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का हिस्सा माना जाता है। तो जैसे, और ये जो है ये हार्ड डिस्क ड्राइव, जो एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD कहते हैं जिसको, और सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको SSD कहते हैं, या ऑप्टिकल ड्राइव, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में इसे पढ़ना और लिखना बहुत तेज होता है। जैसा कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, या ऑप्टिकल ड्राइव होता है। तो ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड। तो इनकी अपेक्षा जो ये रैम है, इसको पढ़ना मतलब इसको पढ़ना और लिखना बहुत मतलब तेज होता है, फास्ट होता है। हालांकि ये रैम जो है ये अस्थिर है, मतलब ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि यह केवल तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू है, और यदि बिजली ख़त्म हो जाती है तो ये डेटा भी ख़त्म हो जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है GDC वगैरह एग्ज़ाम में कि जो है नॉन वॉलेटाइल या वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी है। तो ये रैम जो है ये जब तक बिजली की सप्लाई रहती है तब तक रहता है, जैसे बिजली की सप्लाई बंद हो वो ख़त्म हो जाता है। और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, रोम को भी हम लोगों ने सुना होगा। तो यह जो है ये ऐसा नहीं होता, ये परमानेंट में ये जो है ये परमानेंट स्टोरेज होता है। ये नहीं है कि बिजली की सप्लाई अगर
बंद हो गई तो या ख़त्म हो जाएगा, ये रहता है, लेकिन ये नहीं रहता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बना है कि कौन वॉलेंटाइन है और कौन नॉन वॉलेंटाइन है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग का कार्य नहीं है? अनुभूतियों को असंगठित करना, सामाजिक अंतरक्रियाओं को विनियमित करना, आंतरिक द्वंद्वों को जानना, व्यक्ति को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? संवेग का कार्य कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अनुभूतियों को असंगठित करना ये संवेग का कार्य नहीं है। जो व्यक्ति के इमोशन होते हैं उनका कार्य नहीं है कि जो अनुभूतियों को असंगठित करना। क्वेश्चन नंबर 35, समाजशास्त्र में नातेदारी के संरचनात्मक सिद्धांत को किसने प्रारंभ किया? जो स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल है ऑफ किनशिप है, तो इसको समाजशास्त्र में किसने प्रारंभ किया था? मॉर्गन ने, आंद्रे बेत्ते ने, इरावती कर्वे ने या टायलर ने? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडवर्ड वार्नर, मॉर्गन, एल.एच. मॉर्गन ने। इन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नातेदारी का अध्ययन किया था। और ये जो हैं ये सबसे पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नातेदारी शब्दावलियों को व्यवस्थित किया था। ये सबसे पहले विद्वान है। क्वेश्चन बना भी है कि सर्वप्रथम किसने नातेदारी पर गहन और विस्तृत अध्ययन किया है? तो ये एल.एच. मॉर्गन ने किया है। लुइस हेनरी मॉर्गन ने नातेदारी शब्दावलियों को व्यवस्थित अध्ययन किया है। और इन्होंने न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, तो वहाँ की एक इराक्विस जनजाति थी, तो वहाँ पर इन्होंने जीवन पर्यंत उसका अध्ययन किया था। और इन्होंने 2 प्रकार के नातेदार बताए थे, एक वर्गात्मक संबंध सूचक जिसको क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, और एक बताए थे वर्णात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं जिसको कि डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। एक वर्गात्मक बताया जिसे क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, और एक वर्णात्मक संबंध संज्ञाएं बताया इन्होंने जिसे डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना है कि वर्णात्मक और वर्गात्मक नातेदारी का अध्ययन किसने किया था? 2 वर्गों में नातेदारी को किसने बांटा था? तो एल.एच. मॉर्गन ने बांटा था। और अभी इसी प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने आगे देखा होगा कि वहाँ पर मर्डाक का भी पूछा था कि इन्होंने प्राथमिक और द्वितीय के नातेदार कितने प्रकार के बताएं। तो जो मर्डाक थे उन्होंने नातेदारी की श्रेणियों को बताया था। उन्होंने क्वेश्चन बने कि नातेदारी की श्रेणियों का अध्ययन किसने किया, या नातेदारों को श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया? तो वो मर्डाक ने किया था, जिसमें उन्होंने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक बताया था। लेकिन इन्होंने 2 प्रकार के नातेदार बताए, वर्गात्मक और वर्णात्मक, तो ये एल.एच. मॉर्गन ने बताया। और इरावती कर्वे जब इन्होंने भी नातेदारी पर गहन अध्ययन किया, और इनसे क्वेश्चन तो खूब बनते हैं। जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो इनसे दो क्वेश्चन बने थे उसमें। तो एक क्वेश्चन आया था कि बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है? बंधुत्व को यानी किनशिप को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है? तो उसमें आंसर इरावती कर्वे को माना गया था जीआईसी 2021 के एग्ज़ाम में। लेकिन अब बुक में अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए कि बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत, तो इसमें मॉर्गन को दिया गया बुक में। लेकिन वहाँ जो जीआईसी में 2021 में जो क्वेश्चन बना था कि बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत, तो उसमें इरावती कर्वे को माना गया था। हालांकि ऑप्शन में एल.एच. मॉर्गन नहीं थे। तो और ये क्वेश्चन और बना था कि किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया? किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया? तो ये भी क्वेश्चन जीआईसी 2021 में बना था। तो किसने किया था? तो इरावती कर्वे ने किया था। अच्छा, हम थोड़ा सा रेड क्लिफ ब्राउन का भी देख लेते हैं।
इन्होंने भी नातेदारी पर अध्ययन किया है। तो जहाँ तक हम 3 लोग को तो जानते हैं, मर्डॉक, मॉर्गन, कर्वे, लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन का भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने अब अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, इनकी एक बुक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, तो उसमें इन्होंने वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली के 3 सिद्धांत बताए। जैसा कि अगर पूछ ले कि वर्णात्मक जैसा कि अभी हमने देखा कि ना इनका मॉर्गन का डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी 2 हमने देखा इनका वर्गीकरण, वर्गात्मक और वर्णात्मक, तो ये हमने देखा मॉर्गन का। लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन ने भी अपनी पुस्तक अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज में इन्होंने वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली है उसके 3 सिद्धांत बताए हैं। तो बाय द वे अगर ऐसा बन जाता है कि ये सिद्धांत वर्णात्मक नातेदारी के अंतर्गत किसने बताए हैं, तो हम लोग वहाँ गलत हो सकते हैं, क्योंकि मॉर्गन पे हम लोगों का ध्यान तुरंत जाएगा। लेकिन ये हम लोग याद कर लेते हैं कि सहोदर एकता का सिद्धांत, वंशीय एकता का सिद्धांत और साधारण एकता का सिद्धांत, तो ये 3 सिद्धांत जो हैं वर्णात्मक नातेदारी के अंतर्गत रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया, और अपनी किस पुस्तक में बताया, तो अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज में बताया। कौन कौन से सिद्धांत, तो सहोदर एकता का सिद्धांत, वंशीय एकता का सिद्धांत और साधारण एकता का सिद्धांत, तो ये 3 सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन ने बताए हैं वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली के अंतर्गत, ये 3 सिद्धांत बताए हैं। अच्छा, क्रोबर महोदय, ये भी, इनको भी हम जान लेते हैं कि समाज में प्रचलित नातेदारी शब्दावलियों को 8 श्रेणियों में बांटा है। तो जैसा कि मर्डॉक ने 8 प्राथमिक श्रेणी बांटा है और 33 द्वितीयक श्रेणी बांटा है, 33 और 151 तृतीयक नातेदार, तो ये 3 कैटेगरी जहाँ तक मर्डॉक ने बांटे हैं। अब बाय द वे ऐसे पूछ ले कि नातेदारी शब्दावलियों को 8 श्रेणियों में किसने बांटा है, तो वहाँ पर हम गड़बड़ हो जाएंगे। तो क्रोबर ने समाज में प्रचलित नातेदारी शब्दावलियों को 8 श्रेणियों में बांटा है। यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं पूछा है, केवल यही बताया गया है कि समाज में प्रचलित नातेदारी शब्दावलियों को 8 श्रेणियों में बांटा है। तो उन 8 श्रेणियों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से श्रेणियाँ क्रोबर ने बताए हैं। तो पीढ़ी समरेखीय बनाम समवर्ती नातेदार, पहला पीढ़ी बताया, दूसरा समरेखीय बनाम समवर्ती नातेदार, तीसरा एक पीढ़ी से सापेक्षिक आयु, चौथा संबंधी का लिंग, पांचवा वक्ता का लिंग, छठा जातक का लिंग, सातवां विवाह संबंधी बनाम रक्त संबंधी और 8वां जातक के जीवन की स्थिति। तो ये 8 तरह की श्रेणियों को इन्होंने बांटा है नातेदारी शब्दावलियों के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है 36। समाज मूल्यों का एक संगठित एवं संकलन है, यह किसने कहा है? डीपी मुखर्जी ने, एमएन श्रीनिवास ने, आर.के. मुखर्जी ने या ए.आर. देसाई ने? तो हमारा आंसर होगा आर.के. मुखर्जी, यानी कि राधा कमल मुखर्जी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि समाज मूल्यों का एक संगठन एवं संकलन है। यह किसने कहा है? तो आर.के. मुखर्जी ने कहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राधा कमल मुखर्जी का मूल्यों का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है और इन्होंने मूल्यों पर काफ़ी वर्क किया है। उसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और ये हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं समाजशास्त्र के, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनके बारे में मोटा मोटा थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि राधा कमल मुखर्जी, ये पहली बात तो ये समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक थे और ये समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते थे और इन्हें सामाजिक परिस्थिति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सोशल इकोलॉजी के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, सामाजिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। और इसकी अवधारणा इन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य दूरियों को समाप्त करने हेतु दिया था। जो इन्होंने सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इन्होंने अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र के मध्य जो दूरियां थीं, उन दूरियों को समाप्त करने के लिए इन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा दी और सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा इन्होंने दी है। और इन्होंने
इन्होंने समाज के महाविज्ञान की बात भी इन्होंने ही की है। राधा कमल मुखर्जी ने ही समाज के महाविज्ञान की बात की है। और इन्होंने समाजशास्त्रीय विचारों को समझने हेतु ऐतिहासिक दृष्टि को अपनाया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा कि समाजशास्त्रीय विचारों को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टि को अपनाया जाना चाहिए। और इन्हें भारत का सोरोकिन कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि भारत का सोरोकिन किसे कहा जाता है, तो वो राधा कमल मुखर्जी को कहा जाता है। और ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा भी इन्होंने ही दी है। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा राधा कमल मुखर्जी ने ही दी है। और ये मूल्य के दो भाग बताते हैं, एक साध्य मूल्य और एक आंतरिक व अभौतिक मूल्य। तो जो एक साध्य मूल्य बताते हैं और एक साधन मूल्य बताते हैं। मूल्य के दो भाग बताते हैं, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। तो जो साध्य मूल्य है उसके अंतर्गत आंतरिक व अभौतिक को ये मानते हैं। जो आंतरिक होता है, जो साध्य मूल्य होता है, उसके अंतर्गत ये बताते हैं कि जो आंतरिक होता है और अभौतिक होता है, अर्थात अभौतिक मतलब जो दिखाई ना दे और जो व्यक्ति के मन में हो, मतलब उसका आंतरिक हो। तो जैसे जीवन के आदर्श, जो कोई आदर्श है, मान है, नियम है, उनको वो मानता है, तो उसको इन्होंने आंतरिक बताया और अभौतिक बताया। तो ये साध्य मूल्य के अंतर्गत। और साधन मूल्य को इन्होंने बाह्य व भौतिक बताया कि मतलब ये बाहरी चीज़ें और भौतिक रूप में ये पाई जाती हैं साधन मूल्य। तो इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि संपत्ति हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सत्ता हुआ, सुरक्षा हुआ, ये सब इन्होंने साधन मूल्य के अंतर्गत बताया, जो कि बाह्य व भौतिक होते हैं। और उसमें संपत्ति, स्वास्थ्य, सत्ता, सुरक्षा को इन्होंने बताया। और इनके साधन और साध्य मूल्य को, इनके ये जो वर्गीकरण इन्होंने किया है साधन मूल्य और साध्य मूल्य, ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने मूल्यों को कितने भागों में बांटा और कौन कौन से। तो साधन मूल्य और साध्य मूल्य। तो इन्होंने जो साधन मूल्य और साध्य मूल्य बताए हैं, इनका ये वर्गीकरण जो है एक आलपोर्ट और वार्नर महोदय हैं, उन्होंने भी इनके साधन और साध्य मूल्य को स्वीकार किया है। तो साध्य व साधन के आधार पर मूल्य के ये 3 स्तर बताते हैं। इसके आधार पर ये साधन और साधन व साध्य मूल्य के आधार पर ये मूल्य के 3 स्तर बताते हैं। तो जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। तो यहाँ हमको एकदम ध्यान दे देना है कि इन्होंने जो 3 स्तर ये बताए हैं, जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, इसमें से एक अलग दे देता है, उसमें अजैविक बढ़ा देता है क्वेश्चन में और पूछ लेता है कि राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के 3 स्तरों के अंतर्गत किसको नहीं बताया है। तो इन्होंने साध्य व साधन के आधार पर मूल्यों के 3 स्तर बताए। एक जैविक, सामाजिक व आध्यात्मिक। तो ये जो है ये 3 स्तर ये बताते हैं मूल्यों के। तो ये 3 स्तर हमको याद कर लेना है। और इन 3 स्तरों के बारे में हम देख लेते हैं कि जैविक मूल्य किसे कहते हैं। तो जैविक मूल्य जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो मतलब व्यक्ति की जो जैविक आवश्यकता होती है, तो उसके अंतर्गत इन्होंने रोटी कपड़ा मकान बताया। और ये रोटी कपड़ा मकान ये साधन मूल्य के अंतर्गत आते हैं। और सामाजिक मूल्य के अंतर्गत, तो सामाजिक मूल्य को उसको भी इन्होंने बाह्य मूल्य बताया है। सामाजिक मूल्य को भी इन्होंने बाह्य व जो है साधन मूल्य बताया है राधा कमल मुखर्जी ने। जो सामाजिक मूल्य है तो यह भी बाह्य व साधन मूल्य है। और आध्यात्मिक मूल्य, तो यह साध्य एवं आंतरिक मूल्य है। जो आध्यात्मिक मूल्य है, पूछ ले कि यह साधन मूल्य है या साध्य मूल्य है, तो जो आध्यात्मिक मूल्य है यह साध्य मूल्य है और आंतरिक मूल्य है। तो ये क्या कहते हैं कि जहाँ धर्म, अर्थ, काम साधन मूल्य हैं, तो वहीं पर मोक्ष जो है वो साध्य मूल्य है। ऐसा कहना राधा कमल मुखर्जी का है कि जहाँ धर्म, अर्थ, काम ये सब साधन मूल्य हैं, तो वहीं पर मोक्ष की जो प्राप्ति होती है उसे इन्होंने साध्य मूल्य बताया है।
और मूल्यों की बात हो रही है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चित पर्सन है और इनसे भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि किसने विवेक को सर्वोच्च मूल्य माना। विवेक को, जो माइंड होता है, व्यक्ति का माइंड होता है, विवेक होता है, उसको सर्वोच्च मूल्य किसने माना, तो बर्गल है। बर्गल ने भी मूल्य पर काफ़ी अपना स्टेटमेंट वगैरह, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है। तो जहाँ तक हम राधा कमल मुखर्जी को ही पढ़ रहे हैं मूल्य, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वो हो सकते हैं। तो विवेक को सर्वोच्च मूल्य किसने माना, तो बर्गल ने माना। और ये जो बर्गल महोदय हैं, ये सामाजिक मूल्य को समूह कल्याण की भावना से ओतप्रोत मानते हैं। क्या कहते हैं ये बर्गल की जो सामाजिक मूल्य हैं वो समूह कल्याण की भावना से प्रेरित हैं, ये मानते हैं, ऐसा मानना इनका है। और इनकी एक पुस्तक है बर्गल की, एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, मतलब इन्होंने मूल्यों के उद्विकास की बात अपनी इसी पुस्तक में की थी। एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, बर्गल ने इसी पुस्तक में मूल्यों के उद्विकास की बात की। तो और ये दुर्खीम के सामाजिक मूल्य से प्रभावित थे। जो ये बर्गल थे, ये किससे प्रभावित थे, किसके मूल्य से प्रभावित थे, तो ये दुर्खीम के सामाजिक मूल्य से प्रभावित थे। ऐसा ना हो कि मतलब अगर पूछ ले कि चार्ल्स बर्गल जो थे वो किसके सामाजिक मूल्य से प्रभावित, तो राधा कमल मुखर्जी के मूल्य से नहीं, बल्कि ये दुर्खीम के सामाजिक मूल्य से प्रभावित थे। और दुर्खीम जी क्या मूल्य के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, ये क्या कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप मूल्यों का जन्म होता है। मूल्यों का जन्म कैसे होता है, तो दुर्खीम जी क्या बताते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा मूल्यों का जन्म होता है। जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप मूल्यों का जन्म होता है। तो ये बर्गल जो थे ये दुर्खीम से प्रभावित थे, और दुर्खीम से प्रभावित होकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एवोल्यूशन ऑफ वैल्यू, और उसी में इन्होंने मूल्यों के उद्विकास से संबंधित अपनी बात बताई। और ये विवेक को सर्वोच्च मूल्य मानते हैं, और ये मूल्य को निरंतर परिवर्तित होने वाली अवधारणा मानते हैं। बर्गल जो ये क्या कहते हैं कि मूल्य जो है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। और बर्गल के अनुसार मूल्य एक पक्षीय अवधारणा है, यानी वन साइडेड है। कोई से पूछ ले कि किसने मूल्य को एक पक्षीय अवधारणा बताया है, वन साइडेड बताया है, तो वो बर्गल ने बताया है। तो यहाँ पर हमने ये बर्गल को इसलिए बता दिया ताकि दोनों लोग को साथ में हम लोग पढ़ लें, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 37, योगेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। कास्ट, क्लास एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। ये पुस्तक योगेंद्र सिंह जी की है। कास्ट, क्लास एंड पावर ये आंध्र बेत्ते की है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन ये केतकर की है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित के शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है, और कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित है। तो इसमें जो है अधिकतर हम जो है क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही पाते हैं। क्विज वगैरह जब होती है या कहीं क्वेश्चन के रूप में, तो कि इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। तो लेकिन जो इसका आंसर के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही है कि इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। इसका क्षेत्र जो है ये ऑप्शन नंबर सेकंड ही बताया गया है, पर कहीं कहीं ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी दिखता है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग यही सही है। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही किसने कहा अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसका है, गिलिन महोदय का है, मैकाइवर पेज का है, र्यूटर और हार्ट का है, बीसेंज और बीसेंज का है। तो ये जो है
ऑप्शन नंबर 4, ये स्टेटमेंट जो है बीसेंज और बेसेंज का है। गिलिन गिलिन क्या सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित परिभाषा देते हैं? तो ये कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य अंतःक्रिया के वह तरीके जिन्हें हम व्यक्तियों व समूहों के बीच संबंधों के समय देखते हैं अथवा प्रचलित जीवन विधियों के परिवर्तन में व्यवधान पहुंचाते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये गिलिन गिलिन महोदय देते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य अंतःक्रिया के वह तरीके हैं जिन्हें हम व्यक्तियों व समूहों के बीच संबंधों के समय देखते हैं अथवा प्रचलित जीवन विधियों के परिवर्तन में व्यवधान पहुंचाते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है ये गिलिन गिलिन का है। मैकाइवर सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित क्या परिभाषा बताते हैं? कि ये कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ है निरंतर परिवर्तन जो परिस्थिति की आंतरिक शक्तियों के घात प्रतिघात के फलस्वरूप निश्चित रूप से चलता रहता है। मैकाइवर क्या बताते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ है निरंतर परिवर्तन जो परिस्थिति की आंतरिक शक्तियों के घात प्रतिघात के फलस्वरूप निश्चित रूप से चलता रहता है। तो ये मैकाइवर पेज स्टेटमेंट देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं कौन सी हैं? एक्सटर्नल जो विशेषता है प्राथमिक समूह की, प्राइमरी ग्रुप की, तो वो कौन कौन सी हैं? यहाँ बाह्य देखना है, बाह्य विशेषताएं। तो शारीरिक समीपता, समूह की लघुता, संबंधों की अवधि, संबंध वैयक्तिक होते हैं। तो इसमें से बाह्य विशेषताएं प्राथमिक समूह की कौन कौन सी हैं? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शारीरिक समीपता ये भी प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषता है, समूह की लघुता और संबंधों की अवधि। तो ये तीनों जो हैं ये बाह्य विशेषताएं हैं प्राथमिक समूह की। अच्छा, तो ये तीनों हमने तो देख लिया। ये अधिकतर गलत हो जाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि संबंध वैयक्तिक होते हैं, तो वैयक्तिक भी तो होते हैं जो प्राथमिक समूह होते हैं, लेकिन अभी हम इसको जानेंगे कि ये ऑप्शन क्यों नहीं इसमें सही है। तो ये एक किंग्सले डेविस महोदय थे। तो प्राथमिक समूह के निर्माण हेतु उन्होंने 3 आवश्यक भौतिक दशाओं का उल्लेख किया। किंग्सले डेविस महोदय ने प्राथमिक समूह के निर्माण हेतु 3 आवश्यक भौतिक दशाओं का उल्लेख किया। प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक भौतिक दशाओं का उल्लेख किया। तो वो कौन कौन से भौतिक दशाएं हैं? शारीरिक समीपता, जो यहाँ पर दिया है, शारीरिक समीपता। दूसरा है समूह की लघुता, या ऐसे भी रहता है कि लघु आकार, शारीरिक समीपता या लघु आकार, और संबंधों की अवधि। तो ये 3 बाह्य विशेषताएं किंग्सले डेविस ने बताए हैं प्राथमिक समूह की। तो ये बाह्य विशेषता है, ये तीनों बाह्य विशेषता, और क्वेश्चन में पूछा भी है कि बाह्य विशेषताएं हैं। अब हम जानते हैं कि संबंध वैयक्तिक होते हैं, क्यों नहीं है? तो ये जो है ये आंतरिक विशेषता के अंतर्गत आता है। तो हम आंतरिक विशेषताओं को भी देख लेते हैं कि आंतरिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो आंतरिक विशेषताओं में उद्देश्यों की समानता होती है, संबंध स्वयं साधन होते हैं, संबंध वैयक्तिक होते हैं, संबंध जो हैं वो वैयक्तिक होते हैं। अब ये बात आ गई ना, तो ये जो है ये आंतरिक विशेषता के अंतर्गत आएगी। और यहाँ हमने इसीलिए इसको यहाँ पर बार बार कहा कि प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं, अर्थात हम समझ सकते हैं कि प्राथमिक समूह की 2 विशेषताएं होती हैं, एक बाह्य विशेषताएं होती हैं और एक आंतरिक विशेषताएं होती हैं। तो जो बाह्य विशेषताएं होती हैं उसके अंतर्गत शारीरिक समीपता, समूह की लघुता, संबंधों की अवधि, ये तीनों हैं। तो और ये तीनों किसने बताए हैं? तो वो किंग्सले डेविस ने बताए हैं। किसने बताए हैं? तो वो किंग्सले डेविस ने बताए हैं। और जो आंतरिक विशेषताएं हैं, तो आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत उद्देश्यों की समानता होती है, संबंध स्वयं साधन होते हैं, संबंध वैयक्तिक होते हैं, संबंध संपूर्ण होते हैं, और संबंध का स्वतः विकास होता है। जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, वो स्वतः विकसित होते हैं, और प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति होती है। तो वो जो है ये सब जो है प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, एक यही हम देख लेते हैं कि कौन समय व महत्व की दृष्टि से प्राथमिक समूह को प्राथमिक कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का कॉन्सेप्ट कूले ने दिया है। तो CH कूले ने दिया है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट।
तो किसने जो है वो समय एवं महत्व की दृष्टि से प्राथमिक समूह को प्राथमिक कहते हैं। जो प्राइमरी ग्रुप होता है उसको समय एवं महत्व की दृष्टि से कौन प्राथमिक कहते हैं, तो ये कूले महोदय हैं। ये समय एवं महत्व की दृष्टि से प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह कहते हैं। और कूले एक स्टेटमेंट देते हैं प्राथमिक समूह के बारे में। कूले स्टेटमेंट देते हैं कि वैसे तो अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, किंतु मुख्यतः इस कारण से कि वह व्यक्तियों की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट कूले है। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि वैसे तो अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, किंतु मुख्यतः इस कारण से कि वह व्यक्तियों की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है C.H. कूले महोदय देते हैं। और कूले महोदय प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर भी जोर देते हैं। ये कहते हैं कि प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों का होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी।